श्वेता वो शेयर कर रही है ना? नहीं श्वेता तुम शेयर करो। तुम कर लो। आप ही करो सृष्टि जी शेयर। ओके। एक्चुअली को बाद में कर लो जब तक श्वेता बोल। श्वेता पहले तुम बोल लो जब तक शेयर कर। वैसे जय श्री कृष्णा, जय महेश। जो गाना हम बजाने वाले हैं वो गाना है अजीबो शान शहंशाह। जी हाँ, हमारी बहनों को पता चला होगा। मैं श्वेता जाजू जिनका परिचय देने जा रही हूँ वो सच में शब्दों की मोहताज नहीं है, फिर भी व्यक्तित्व की धनी, नारी शक्ति को जोड़ने वाली, समाज के हर क्षेत्र में पूर्णतः कार्यरत अखिल भारतवर्षीय महेश्वरी महिला संगठन की पूर्व अध्यक्षा श्रीमती गीता जी श्याम सुंदर जी मुंदड़ा को हमारे गुजरात प्रांत महेश्वरी महिला संगठन की व्यक्तित्व विकास एवं कार्यकर्ता प्रशिक्षण समिति आप श्री का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन कर रही है। आप श्री अनेक संस्थाओं द्वारा सम्मानित हो चुकी हैं। आप श्री से विशेष अनुरोध के अपने वक्तव्य विषय में हम सभी को पूर्णतया जानकारी दें। एक सेकेंड, मेरा आपसे विनम्र निवेदन है गीता जी कि वो गाना आप बज लेने दें। एक सेकेंड। ठीक है, वो आपके लिए स्पेशली सिलेक्टेड है। धन्यवाद। नहीं हो रहा क्या? थोड़ा ये नेट प्रॉब्लम आती है। वो थोड़ा नेट प्रॉब्लम की वजह से शायद दिक्कत हो रही है। असुविधा के लिए मैं माफी चाहूंगी आपसे। आपकी भावनाएं समझ गई और कोई बात नहीं है। चलिए, ये प्रतिभा जी आपसे एक निवेदन है कि हाँ। आप इसको है ना, ये वाले गाने को आप अखिल भारतीय वाले ग्रुप में जरूर डालना। जरूर है ना? हाँ। जरूर जरूर। हमें आंटी जी का मंजूश्री जी आप कर देंगी? मंजूश्री रहने दीजिए ना, टाइम भी हो रहा है। चलिए अपन एक काम करते हैं, हम उसको कर लेते हैं जब तक आप बोल लें फिर बजा। लास्ट में कर लीजिए, कोई बात। हाँ जी, लास्ट में कर नहीं, शायद मंजूश्री ने कर लिया स्क्रीन शेयर। ठीक है। नहीं हो रहा मंजूश्री अपन। हाँ एक मिनट। बाद में वो लास्ट में है मंजूश्री पीपीटी में। सेकंड लास्ट 9 नंबर पे, सेकंड लास्ट है पीपीटी में। अच्छा 10वें नंबर पे। ओके, नहीं ये नहीं है ना? नहीं सेकंड बाद में, इसके 3 बाद कितने हैं? सॉरी गीता जी। छोड़िए ना, छोड़िए। चलिए 13 है ना? 13 है ना? 13 नंबर यही वाला है। हाँ 13 यही। नहीं हो रहा, नहीं हो रहा है क्या मंजूश्री? हो जाएगा। हाँ। हो गया। थैंक यू मंजूश्री। धन्यवाद। अब गीता जी आप बिल्कुल, आपके इससे हम वो होना चाहेंगे अनुग्रह। अब आप बोलें। गुजरात प्रदेश की सभी प्यारी बहनों, बहुत कुछ आप सुन चुकी हैं। विमला जी से बहुत व्यवहारिक बातें सुनी। नम्रता ने बहुत ही प्रोफेशनल वे में ट्रेनिंग का एक सेशन लिया
और मेरे को ऐसा लगता है कि इस सेशन में नम्रता अपनी पूरी टीम को इतनी अच्छी ट्रेनर बना देगी कि नई पीढ़ी आपके लिए तैयार रहेगी। तो मैं आज मेरे 2 विषय हैं, समय दिया 20 मिनट, अभी 5 बज गए हैं। सॉरी अगर आप सॉरी देंगे कोई बात तो नहीं, 5-7 मिनट ज्यादा ले लूंगी, नहीं तो मैं बहुत चलेगा, आराम से चलेगा। आप आराम से लीजिए। आप तो बोल देंगी, लेकिन जो पहले सुन रही है उनकी भी तो अपनी समस्याएं हैं। वो बात बिल्कुल ठीक है हमने आपकी। टाइम उनसे विधान ले को लिया मैं था बहुत संक्षेप में लेऊंगी, इसको सबसे कम टाइम दूंगी, क्योंकि ये बहुत ही गूढ़ और गंभीर विषय है। ये सारा इतना सुनने के बाद तो सबके ऊपर से ही निकल जाने वाला है। तो अपनी ओर से इसमें कोई रंग भी नहीं भर सकते, इसके लिए गाना भी नहीं गा सकते, कहानी भी नहीं सुना सकते। तो इसका महत्व क्या है, सिर्फ ये हम समझ लें कि संगठन को सुचारू संचालन के लिए विधान और नियमावली आवश्यक होती है, और कार्य प्रणाली को हम एक स्पष्ट तरीके से समझ जाते हैं कि हमको पदाधिकारी बने हैं या कार्यकर्ता बने हैं तो हमें किस तरीके से काम करना है, और दुविधा से बचते हैं। कई बार नहीं समझने के कारण आपस में विवाद हो जाते हैं, तो वो विवादों से बचने के लिए एक गाइडलाइन अगर हमारे पास होती है तो हम उससे देखकर अपने दुविधा से बचकर उस समस्या का समाधान कर लेते हैं। क्योंकि एफर्ट्स विदाउट डायरेक्शन इज एन एक्टिविटी, एफर्ट विद डायरेक्शन इज प्रोडक्टिविटी। तो आइए हम जाने की इसकी आवश्यकता क्यों है। सभी सदस्यों को नियमों की जानकारी होगी तो कोई परेशानी नहीं होगी। कई बार ऐसा होता है कि जैसे पिछले सत्र में हमारे राष्ट्रीय संगठन में महिलाओं में अक्सर चुनाव नहीं होते हैं तो वो समस्या नहीं आती है, लेकिन महासभा का जो सिनेरिया आप सबने देखा है, उपस्थिति के कारण अच्छे अच्छे लोगों को बाहर निकाल दिया गया, नियमों का पालन किया, पर उसका असर बहुत अलग हुआ। और इसका बहुत बड़ा कारण है कि उसकी जानकारी नहीं थी, लोगों को जानकारी पहुंचा नहीं पाए। तो ये नियमों की जानकारी हो तो इस तरह की परेशानी से बचा जा सकता है। और जैसे पदाधिकारी बनना है तो हमको क्या रहता है, चाहिए क्या नियम है, कानून है। कई भी लोग खड़े हो जाते हैं और बोले नहीं हमको अध्यक्ष बनना है, मंत्री बनना है या कुछ भी बनना, लेकिन आपको वो योग्यता है कि नहीं विधान के अनुसार, ये जान लेते हैं तो फिर इस तरह के विवाद नहीं होते हैं। विधान अगर होता है तो हमारे कोई अनुशासनहीनता भी करता है, क्योंकि संगठन में कई तरह के लोग होते हैं। कभी कभी कोई समस्या आती है तो उस पर हम विधान के अनुसार दंडात्मक कार्यवाही करने के लिए भी स्वतंत्र होते हैं कि ये चीज विधान में लिखा है। टीम मीटिंग में आप नहीं आई हैं, आपको हम संगठन से बाहर कर देते हैं। इस तरह का मतलब किया जा सकता है। नॉर्मली हम करते नहीं है, लेकिन करने का अधिकार होता है। विधान में होने से बैंक में भी अगर खाता खुलवाना है तो आपको नियमावली देनी रहती है। पैन नंबर लेना है, आजकल हर संस्था का अकाउंट खोलने से पहले पैन नंबर भी लेना जरूरी है। जो लोग बैंक से काम करती है उन सबको पता है, और हर संस्था का बैंक में अकाउंट होना ही चाहिए, क्योंकि इससे पारदर्शिता रहती है। इसलिए भी विधान की बहुत आवश्यकता होती है। कभी कभी संगठनों में कोई वैधानिक कार्यवाही करनी होती है तो उसके लिए भी ये नियमावली काम आती है, और समय समय पर आवश्यकता के अनुसार इसमें संशोधन किए जा सकते हैं। अब विधान के लिए आवश्यक बिंदु क्या होंगे इस पर आज मैं नहीं जाऊंगी, क्योंकि समय की अपनी मर्यादा है, और आपके पास अगर विधान बना हुआ है तो उसमें सारी चीजें लिखी हुई है। इसको बोलकर मैं अपने समय को नहीं करना चाहती है। लेकिन एक बात जरूर कहना चाहूंगी कि एक शब्द जो मैंने यहाँ लिखा हुआ देखा है, नाम, राष्ट्रीय महिला संगठन का नाम अखिल भारत वर्षीय है। आपने यहाँ भारतीय लिखा है, इस चीज को थोड़ा सा समझ लें। ये नाम बिल्कुल करेक्ट होना जरूरी है। बैंक में भी नाम करेक्ट होना जरूरी है, चेक भी जब आप किसी के से मंगाते तो उसमें भी नाम बराबर होना जरूरी है। तो इस त्रुटि को तो सुधार ही लेवे, अखिल भारतीय नहीं लिखेंगे, अखिल भारत वर्षीय लिखेंगे। उसके पीछे भी एक बहुत बड़ा कारण है। हमारा भारत पहले अखंड भारत था, तो हमारे जैसे नेपाल में है, भूटान में है, या और कहीं आसपास अखंड भारत के जो नागरिक है वो हमारे सदस्य बन सकते हैं, इसलिए वैसा नाम दिया गया है। ये बहुत ही बारीकी की बात है, लेकिन समझना जरूरी है। नाम का अपना महत्व है ही, और विधान में बाकी तो
कार्य क्षेत्र क्या होना चाहिए, उद्देश्य क्या होना चाहिए, उसका नीति क्या हो, संगठन के अवयव कौन कौन से हैं, उसका स्वरूप क्या हो, संबद्धता किससे है, पदाधिकारियों के दायित्व क्या होना चाहिए, बैठकों के नियम क्या होना चाहिए, हमारी चयन पद्धति कैसी होनी चाहिए, ये सारी बातें हैं। इसका विस्तार के लिए आज हमारे पास समय नहीं है। और आपने इतिहास उमा जी ने बताया, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैं उस वक्त पश्चिमांचल में हुआ करता था गुजरात, और मैं पश्चिमांचल की जब उपाध्यक्ष बनी तो उस समय के मेरे 5 प्रदेश थे, उनका प्रारंभिक सारा इतिहास मेरे पास आज भी संभला हुआ है। और मैं इस चीज को महत्व देना चाहती हूँ कि इतिहास हमेशा बनना चाहिए। इसी से तो आगे वाली पीढ़ी समझ सकती है कि हमारे पूर्वजों ने, चाहे घर के हो चाहे संस्थाओं के हो, उन्होंने क्या किया है। हम लोगों को बहुत सीधा सीधा सब मिल गया, मैं भी उसी श्रेणी में आती हूँ। 7वें सत्र में मैं बनी तो मेरे को सहज में सारा संगठन अच्छा बनना है मिल गया। लेकिन जिन्होंने शुरुआत की उन्होंने कितनी मेहनत की होगी, उस मेहनत को समझने के लिए भी हमें इतिहास की आवश्यकता होती है, ये हमारा रिकॉर्ड होता है। तो अब मेरा एक विषय को मैं यही सिर्फ 3-4 प्रश्न जो मेरे पास आए थे, क्योंकि मैंने बोला था कि भाई कुछ विशेष प्रश्न हो तो मैं उनके जवाब दे दूंगी, तो 3-4 प्रश्नों का मैं उत्तर आपको देना चाहूंगी। पहला है, स्थानीय संगठन का कार्यकाल 2 साल का ही है, तो उसको कैसे करें। ये बात आपकी बहुत ठीक है, कई जगह पर ऐसा है स्थानीय स्तर पर, लेकिन हमको धीरे धीरे उनको 3 साल का करने का प्रयास किया जाना चाहिए। क्योंकि सत्र हमारा जब चलता है तो स्थानीय, जिला, प्रदेश, राष्ट्र इस तरीके से चलता है, तो सभी का सत्र एक साथ होना चाहिए। नहीं तो नुकसान क्या होगा कि इस सत्र में जो भी आप प्रतिनिधि भेज रहे हैं फिर आगे आने वाले 2 साल में ही वापस बदल जाएंगे, तो बीच के जो लोग रहेंगे उनको किसी तरह का अवसर नहीं मिल पाएगा। तो ये हमें प्रयास करना चाहिए कि 3 साल का रहे, या फिर हम पूरे संगठन का ही 2 साल का कर लें। मतलब श्रृंखलाबद्ध संगठन में जो नीति निर्धारित हो गई है वो समय सीमा सबके लिए है। हमने प्रदेश तक काफी अच्छा काम कर लिया है, जिलों तक भी कर लिया है। स्थानीय स्तर पर समझाना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन कोशिश करने से किसी की हार नहीं होती है। दूसरा प्रश्न था कि कोई भी सदस्य 2 संगठन में मेंबर बन सकते हैं क्या। देखिए, अब वो संगठन कौन से है उसको समझना जरूरी है। कोई क्लब टाइप का संगठन है जिसका श्रृंखलाबद्ध संगठन से कुछ लेना देना नहीं है, तो आप 10 जगह बन सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी क्लब, लायंस इंटरनेशनल, वो ये सब तो है ही, लेकिन हमारी सामाजिक संस्थाओं में भी आजकल कपल्स क्लब और इस तरीके के मनोरंजन के क्लब बहुत बन गए हैं। तो उनकी मेंबरशिप अगर कोई लेना चाहे तो ले, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारा श्रृंखलाबद्ध संगठन में तो मेंबर एक ही सदस्यता एक ही संगठन में हो सकती है। वैसे जिला वाला प्रदेश में भी होता है, प्रदेश वाला राष्ट्र में भी होती है, ये एक अलग चीज है। लेकिन लोकल लेवल पर जो हमारी सदस्यता है, वैधानिक रूप से जो हमारा संगठन है उसी एक की सदस्यता ही होना आवश्यक है। मेरे ख्याल से ये प्रश्न उस हिसाब से आया होगा कि आजकल हमारे यहाँ सभी संगठन, युवा लोग सब जगह बहुत अपना अपना संगठन बना रहे हैं, और जो 30, 40, 45 तक के युवा बहनें या भाई होते हैं वो 2-2 जगह हो जाते हैं कि मैं महिला संगठन में भी बनूं और अपनी युवा संगठन में भी, सखी संगठन जैसा नाम जो भी दे उसमें भी रहूं। तो इसमें हमें थोड़ा सा सोचना चाहिए कि वो सदस्यता किसी एक जगह है, क्योंकि 40 के बाद तो वैसे भी एक ही संगठन में लेना है, जो भी उम्र हमने डिसाइड की है तो वो किसी एक में रहे। लेकिन वो हमारे विधान में हम लोगों ने तो ऐसा कर रखा है कि हमारी कार्य समिति में, जिले की कार्य समिति हो या संगठन स्तर की हो, उसमें 1/3 छोटी उम्र के लोगों को हमने लेना शुरू कर दिया है। ये नियम हर जगह लागू हो रहा है। तो उस नाते से अगर वो हमारे महिला संगठन में आती है तो वो सदस्यता के नाते सखी संगठन में नहीं रहेगी, लेकिन उनकी जो प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी है वो पदेन महिला संगठन की विशेष आमंत्रित सदस्य रहेगी, और महिला संगठन के अध्यक्ष और मंत्री उनकी मीटिंगों में जाने के लिए बुलाया जाना चाहिए, ताकि दोनों का आपस में समन्वय बना रहे। तो मौलिक सदस्यता एक ही होना चाहिए। तीसरा प्रश्न था, जिला संगठन होना चाहिए या नहीं। ये तो प्रश्न है ही नहीं, जिला संगठन होना ही चाहिए। और हमारे कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ
उन जिलों में हमारे माहेश्वरी परिवार ज्यादा नहीं है, तो वहां ये प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन जहां घनत्व है महिला माहेश्वरी परिवारों का, वहां जिला होना ही चाहिए। फिर एक चीज और है कि हमारी प्रादेशिक सभा या महासभा, इन लोगों ने जो भौगोलिक दृष्टि से नीति निर्धारित कर ली है, उसको हमको महिला संगठन को और युवा संगठन को आवश्यक रूप से मानना है। क्योंकि जो तय उन्होंने कर लिया कि ये हमारी सीमा है, मान लीजिए आपका सूरत शहर है या अहमदाबाद शहर है, तो ये जिला ऐसे माना जाएगा, कोई वापी जिला है तो उसको कैसे माना चाहिए। जो भौगोलिक सीमा उन लोगों ने तय कर ली है, वही हमारे महिला संगठन पर लागू होगी। लेकिन इसके साथ साथ आपके मंच से मैं एक सुझाव भी इनको देना चाहती हूँ, जिला सभा और प्रदेश सभा वालों को, कि जब भी कोई ऐसा नीति निर्धारित करने का मौका आए, चाहे सीमांकन हो, चाहे जिला किसको बनाया जाना चाहिए, कैसे बनाएंगे हम, उसमें महिला संगठन के उच्च पदाधिकारी और युवा संगठन के उच्च पदाधिकारियों को शामिल करना चाहिए नीति निर्धारित करने में। उनको विश्वास में लेकर अगर काम करेंगे तो हमारे लोग कोई भी उसका विरोध नहीं करेंगे। वरिष्ठ सदस्यों को लिया जाना चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि अभी जो वर्तमान में अध्यक्ष है उनको बुला ले और हमारे दूसरे पूर्व अध्यक्ष राष्ट्रीय या प्रादेशिक थे उनको नहीं बुलाए, ऐसा नहीं। वरिष्ठ जिनको भी हम मानते हैं, जिनकी सलाह से सारे काम हो जाते हैं, उन सबको विश्वास में लेकर नीति निर्धारित करेंगे तो हमारे इसमें ये प्रश्न आएगा ही नहीं। और वो भौगोलिक सीमा को हमको मानना होगा। आपके गुजरात में जिला संगठन का क्या स्वरूप है मुझे बहुत अधिक जानकारी नहीं है, लेकिन नहीं है दीदी, कोई बात नहीं है ही नहीं। लेकिन उनकी जो प्रदेश सभा ने जो तय किया है, अभी तो हमको उसको मान्य करना चाहिए और उसके अनुसार जिला संगठन सब जगह बनाए जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने भी बहुत सोच समझ के करा होगा। लेकिन मंगल जी, आप मेरी बात को पहुंचा दीजिए कि नीति निर्धारण में महिलाओं और युवाओं का सहयोग भी जरूर लें। जी दीदी, बिल्कुल बिल्कुल। नहीं रहे। हाँ बिल्कुल दीदी। चलिए जी। अच्छा, और मैं जो भी बोल रही हूँ, अगर आपको लगता है कि कुछ चीज में सुधार की आवश्यकता है तो हम फोन पर बात करके कर लेंगे। जी दीदी, बिल्कुल। था कि लाइफ मेंबरशिप होनी चाहिए कि नहीं। एक समय था जब सब जगह लाइफ मेंबर हुआ करती थी, लेकिन अब हर सत्र में नई फीस ली जाती है। तो लाइफ मेंबरशिप अब लागू नहीं है, लेकिन उसका एक एडजस्टमेंट है। मान लीजिए आपने अपने संगठन में 1100-2100 कोई लाइफ मेंबरशिप रखी है, अब वापस तो दी नहीं जा सकती है, लेकिन उस लाइफ मेंबरशिप को हम उसी में से थोड़ा थोड़ा जमा करते रहेंगे, क्योंकि वो फीस का पैसा तो आपके पास जमा है ही संगठन के पास। मान लीजिए 2100 है और आपको 300 रुपया हर साल लेना है, तो उसमें से 300 रुपए इधर ट्रांसफर करते चले जाए। उनसे अलग से फीस लेने की जरूरत नहीं है। जब तक आपके पास उनकी राशि बचती है, वहां उतना पैसा मेंबरशिप में ट्रांसफर कर दे। लाइफ मेंबरशिप अगर बहुत लोगों की है या कम लोगों की है, क्योंकि ये प्रयोग हमारे इंदौर में हो चुका है। वैसे भी अगर मैं ये कहूँ तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि इंदौर एक कार्यशाला है। यहाँ सब तरह के काम होते हैं, इसलिए यहाँ के कार्यकर्ताओं को थोड़ा सा अनुभव भी ज्यादा हो जाता है, क्योंकि यहाँ झगड़े के काम भी होते हैं, अच्छे कार्यकर्ता भी यहाँ है, सब तरह के होते हैं। तो यहाँ कार्यशाला है, तो यहाँ के अनुभव काफी काम आ जाते हैं। सहजता में अगर संगठन चले तो अनुभव आता नहीं, थोड़े बहुत उतार चढ़ाव होते हैं तो एक अनुभव मिलता है। तो इस आधार पर मैं कहती हूँ लाइफ मेंबरशिप को आप इस तरीके से ट्रांसफर कर लें। वो कहीं बाहर चली जाती है तो उसको मेंबर माना जाना चाहिए कि नहीं माना जाना चाहिए, ये भी एक प्रश्न है। तो अगर वो आ ही नहीं सकती है लेकिन लाइफ मेंबर है तो उसका ट्रांसफर इधर कर लिया तो बुलाने में कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि क्या तकलीफ है, अगर हम अपने किसी भी मेंबर्स को विशेष आमंत्रित के रूप में भी निमंत्रण भेजें, उसकी सुविधा हो तो आपके कार्यक्रम में आ जाए, नहीं सुविधा हो तो कोई बात नहीं, क्योंकि जनरल मेंबर्स के लिए तो हमारा उपस्थिति का भी कोई वो नहीं है कि इतना आना ही चाहिए। ये सब हमारे सक्रिय कार्यकर्ताओं के लिए है। तो ये एक 5वां प्रश्न ये था। अच्छा, एक शब्द और है, उन्होंने ये लिखा मेंटेनेंस। मेंटेनेंस शब्द उचित नहीं है। मतलब शुल्क, आपका सत्र शुल्क बोलिए उसको, कि सत्र शुल्क के रूप में आप उसमें से जमा करा लें। एक संशोधन कब किया जाना चाहिए, संशोधन का कोई
निश्चित समय नहीं होता है कि 2 साल में करना ही चाहिए या 5 साल में करना ही चाहिए। जब जब आवश्यकता लगे। हमारे यहाँ पहले 4 अंचल हुआ करते थे। मान लीजिए 4 अंचल, विधान 1 साल पहले ही बना और 4 अंचल का 5 अंचल हो गया, तो हमें नेक्स्ट ईयर ही उसमें संशोधन करना पड़ेगा। और एक जैसी रीति नीति अगर 5-10 साल तक चलती है तो संशोधन की आवश्यकता नहीं होती। तो ये समय और आवश्यकता के हिसाब से संशोधन किया जा सकता है। ये कुछ प्रश्न जो मेरे पास आए थे उसका जवाब देने की मैंने कोशिश करी है। अब मैं आपको दूसरी बात, नेतृत्व वाली, जिसकी चर्चा वैसे काफी कुछ हो चुकी है, लेकिन फिर भी क्योंकि विषय दिया है और मेरे को बात करनी है, तो मैं नेतृत्व क्या है ज्यादा विस्तार से बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि किसी भी समूह या संगठन का प्रतिनिधित्व जिसको दिया जाता है वो एक तरह से नेतृत्व कहलाता है, चाहे वो घर हो, समाज हो, परिवार हो। ये एक व्यवस्था है, ये एक जवाबदारी है। और जो नेतृत्व होता है, नेतृत्व सिर्फ राष्ट्रीय या प्रादेशिक ही नहीं है, जिला स्तर पर, स्थानीय स्तर पर, की जगह एक व्यवस्था के दौरान अध्यक्ष, मंत्री और ये बना लिया जाता है, तो वो सबके दिलों पर राज करता है, एक दिशा देता है, वो सबके दिलों पर राज करता है। एक उदाहरण से हम इस बात को समझे कि एक व्यक्ति कहीं जा रहा था, उसने एक जगह देखा कि अलग अलग पंक्तियों में कई तरह के तोते रखे हुए हैं और वहां पर जो टैग लगा हुआ था सभी एक ही प्रजाति के तोते थे, ऊपर से सब एक जैसे दिख रहे थे, लेकिन उसकी कीमत अलग अलग थी। पहली पंक्ति में जो था तोते की लाइन थी, उस पर लिखा था कि 50 रुपए का है ये। उसने पूछा कि भाई ये 50 रुपए का है, दूसरा 100 का, तीसरा 200 का है, चौथी लाइन में 500 का, और सबसे ऊपर जो एक था उसकी कीमत बहुत ज्यादा थी। तो बोले ये ऐसा क्यों है, सब एक जैसा दिख रहा है। तो उस दुकानदार ने उसको बोला कि पहली पंक्ति में जो तोता है ये इसकी कीमत 50 रुपए है, ये सेवा का काम करता है, जितना आप बोल दो उतना वो कर देता है। दूसरा जो है वो बीए पास है, वो थोड़ी मेहनत करता है, इसको परिश्रम का काम देंगे तो वो खूब अच्छे से मेहनत करके दिन रात एक करके आपका काम करेगा, इसलिए इसकी कीमत 100 रुपए है। तीसरी पंक्ति में जो है वो बोले वो मेहनत भी करता है और उसको बहुत सलीके से भी करता है, उसने कुछ अपना आइडिया लगाकर उसको और भी अच्छा तरीके से करता है, तो इसके लिए इसकी कीमत 200 रुपए है। चौथी पंक्ति में है, बोले इसने एमबीए तक पढ़ाई की है, ये योजना भी बनाता है, काम तो करता ही है लेकिन प्लानिंग भी करता है, थोड़ा सा अपना दिमाग ज्यादा चलाता है, इसलिए इसकी कीमत 500 रुपए है। बोले ठीक है, लेकिन अब जो सबसे ऊपर एक ही तोता बैठा है और उस एक तोते की कीमत आपने 5000 लिखी है, इसका क्या कारण हो सकता है? तो दुकानदार ने बढ़ा, बोले ये कहाँ तक पढ़ा है, क्या करता है, ये सब तो मेरे को नहीं मालूम है, लेकिन इसकी एक आवाज पर सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं और बड़ी से बड़ी समस्या वो बहुत ही आसानी से समाधान कर देता है, और अगर नहीं होता है तो पूरी टीम को बुलाकर उसका समाधान खोजता है और उसका समाधान निकाल लेता है, इसलिए इसकी कीमत 5000 रुपया है। तो आप बिल्कुल समझ ही गए होंगे कि नेतृत्व कैसा होना चाहिए और उसकी वैल्यू क्या है। ट्रेनिंग की बात अभी हो रही थी, तो ट्रेनिंग से वैल्यू एडिशन होता है, व्यक्ति की योग्यता बढ़ती है, व्यक्तित्व निखरता है और निरंतर बेहतर बनता जाता है, इसलिए ये ट्रेनिंग हमेशा होना आवश्यक है। अब नेतृत्व के गुण क्या होना चाहिए, बहुत नया विषय नहीं है, बहुत साधारण सा विषय है कहने को तो, लेकिन इसको थोड़ा सा अलग अंदाज में मैं आप लोगों को बताना चाहूँ। चंद्रमा की 16 कलाएं होती हैं और श्री कृष्ण जो पूर्ण व्यक्तित्व माना जाता है 16 कलाओं में निपुण है। मानव जीवन को अच्छा बनाने के लिए भी 16 संस्कारों की आवश्यकता होती है। हमारे पुराणों में, हमारे शास्त्रों में 16 संस्कार दिए हुए हैं, आप सबने सुना ही होगा। आजकल उस चीज को उस तरीके से हो नहीं पा रहा है, लेकिन ये जो 16 संस्कार अगर आप पढ़ेंगे और इसकी गूढ़ता में जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि हर संस्कार हमको कुछ न कुछ सीख देता है। उसमें से कुछ संस्कार ऐसे होते हैं जो जन्म से पहले के होते हैं,
अभी उस पर विस्तार से नहीं जाऊंगी। कुछ संस्कार ऐसे होते हैं जो बाल्यावस्था में दिए जाते हैं, कुछ युवा अवस्था के संस्कार है, कुछ प्रौढ़ावस्था के संस्कार है। इस तरीके से उन संस्कारों की भी कैटेगरी बनी हुई है। ठीक इसी प्रकार से हम भी कार्यकर्ताओं के गुण को अगर इस तरह से 3 भागों में बांटें, तो कुछ गुण ऐसे होना चाहिए जो जवाबदारी लेने से पूर्व ही अपने आप को तैयार करे उसके लिए। किसी को कोई जवाबदारी लेना है, एकदम कोई उठकर आया उसको तो आप नहीं दे सकते। उसको थोड़ा अनुभव होना चाहिए, उस संस्था की जानकारी होना चाहिए, उसका व्यवहार कैसा है, मतलब उसकी पूर्व तैयारी उसको करना रहती है। वो दायित्व संभालने से पहले उसको अपने आप को साबित करना चाहिए। दूसरा गुण होता है जो सदाबहार होता है, हमेशा ही ऐसे गुण व्यक्ति में होना ही चाहिए। और एक तरह का कुछ गुण ऐसे होते हैं जो दायित्व संभालने के बाद आवश्यक रूप से उनमें होना चाहिए, क्योंकि अगर आपने दायित्व संभाला है तो आपका काम आपको ही करना है। आप अध्यक्ष बनी है, निर्णय आपको लेना है, मंत्री बनी है, टेबल वर्क आपको करना है, कोषाध्यक्ष बनी है, हिसाब आपको रखना ही रखना है। तो ये ऐसे हैं गुण हैं जो आवश्यक रूप से होना चाहिए। इस तरीके से कैटेगरी हम अगर करते हैं तो बहुत आसान हो जाएगा समझना। यहाँ बैठी हमारी सभी बहनें कहीं ना कहीं नेतृत्व कर रही हैं। अब हमारे घर परिवार में भी, जैसा अभी एक उदाहरण नई बहू का नम्रता ने दिया, या बेटी हमारे घर में है, उसको कोई नए घर में जाकर नेतृत्व देना है, तो बहुत सारी बातें हम पहले से ही उसको सिखाते हैं। कुछ बातें वो उस परिवार में जाकर सीखती है और बाद में वो इतनी परिपक्व हो जाती है कि वो खुद एक नेतृत्व बनकर घर में दूसरे सदस्यों को सिखाती है। तो ये चीजें जो साधारण सी है वो हर जगह लागू होती है। अब सदाबहार विशेषताएं हमारे क्या होनी चाहिए, जो हमेशा होना चाहिए, हर कार्यकर्ता में होना चाहिए। अहम से दूरी बना के रखें। अहंकार और सहजता एक साथ नहीं चल सकता, क्योंकि अगर अहंकार रखेंगे तो आपके पास आपसे बात करने के लिए लोग उत्सुक नहीं रहेंगे, क्योंकि वो तो यही कहेंगे कि उनसे क्या बात करना है, वो तो ढंग से बात ही नहीं करते। तो आपको अगर सामाजिक संस्थाओं में काम करना है तो अहंकार से दूर रहना चाहिए। दूसरा सदाबहार गुण है संस्थान के प्रति समर्पण भाव। आप आज कार्यकर्ता है, कल आप किसी पद पर हैं, परसों आप पद से विरक्त हो गई है, लेकिन फिर भी समर्पण भाव आपका बना रहना चाहिए। आज हम लोग हैं, जितने भी पूर्व अध्यक्ष हैं, हमारे पास कोई भी जवाबदारी नहीं है, लेकिन फिर भी अगर संगठन का कहीं नुकसान देखते हैं तो हमारे मन में ये भाव आता है कि ये हमारे संगठन को नुकसान करेगा, तो हम उसके लिए अपना जो भी बनता है प्रयास करते हैं। तो ये समर्पण भाव हमारे दिल में होना चाहिए। जिस संगठन से हम जुड़े हैं उस संगठन का किसी तरह का नुकसान नहीं होवे, उसकी छवि खराब नहीं होवे, चाहे उसके लिए हमको अपना त्याग करना पड़े किसी बात के लिए या किसी दूसरे को समझाना पड़े, संगठन की छवि खराब नहीं होना चाहिए। ये समर्पण भाव हमेशा रहना चाहिए। दूसरा, बहुत सहानुभूतिपूर्ण सोच होना चाहिए, दूसरों की बातों को सुने। कई बार क्या होता है, आदमी कोई सुन लेता है शांति से, उसी में उसको शांति मिल जाती कि मेरे मन की बात किसी ने सुनी, उसका समाधान होगा कि नहीं ये आगे की बात है, लेकिन सुन लेना भी है। हम घर परिवार में भी देखते हैं, बच्चों की बात अगर सुन भी लेते हैं या बड़े बुजुर्ग हैं उनकी बात को बैठकर सुन लेते हैं तो बड़ा उनको आत्मसंतोष मिलता है। तो ऐसा सहानुभूतिपूर्ण सोच होना चाहिए, उग्र नहीं होना चाहिए किसी भी बात पर। आप अपने अंदाज से उसकी बात को समझा सकते हैं और उसको समझ शक्ति होना चाहिए, किस परिवेश में कौन व्यक्ति क्या बात कर रहा है और इसके पीछे किस तरह का वातावरण होगा, इसका अंदाज अनुभव से अपने आप लग जाता है। तो वो समझ शक्ति हमेशा होना चाहिए। आपके संपर्कों से सुदृढ़ता होनी चाहिए, मित्रतापूर्ण व्यवहार सबके साथ रखना है, क्योंकि संगठन तो 3 साल का है, 6 साल का है जिस पद पर हम काम कर रहे हैं, लेकिन जो दोस्ती हमारी सब लोगों से हो गई है वो तो सदाबहार है ना। हम तो कभी भी कहीं भी मिलेंगे तो मिलकर प्रसन्नता होती है कि हाँ, मैं आपके साथ फलां जगह ऐसा मिले थे, हम आपसे ग्वालियर में ऐसी बात करी थी, आप बॉम्बे में हम मिले तो ऐसी बात करी। तो एक आत्मीयता का भाव जो आता है, उस संपर्कों को हमेशा सुदृढ़ रखिए। फोन पर बात करते रहिए, अपना जो भी आपके कुछ नियरेस्ट डियरेस्ट होते हैं उनसे मुलाकात किसी भी बहाने से कर लीजिए। होली है, दिवाली है, सबसे राम राम कर लीजिए।
तो ये संपर्क हमेशा बना रहना चाहिए। कभी कभी अनौपचारिक संबंध भी हमको बनाए रखना चाहिए, किसी के सुख दुख का साथी हमको बनना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो पद पर है वो ही कहीं जाएगा और किसी से मिलेगा। आपने अपने संबंध बनाए हैं। आप भी, आज कोरोना काल चल रहा है, दूर दूर के रिश्तेदार याद आते हैं कि भाई आप लोग कैसे हैं। महीने भर घर में बैठे तो बारी बारी से 2-2, 4-4, 5-5 लोगों को हम फोन करते रहते हैं। तो हमारी ये जो प्रगाढ़ता है मन की वो बढ़ती है। उसी तरीके से संगठन में भी कभी कभी हम अपनी फोन लिस्ट देखते हैं, बहुत पुराना हमारी सखी याद आ जाती है, तुरंत फोन लगा लिया, भाई आजकल आप कैसे हो। तो ये जो अनौपचारिक संबंध है ये हमेशा बनाए रखना चाहिए। उनका सुख का समय हो तो बधाई देना चाहिए, और कभी तकलीफ है तो उनको सांत्वना देना। ये क्रम हम बनाए रखेंगे तो हमारा ये जो सामाजिक संपर्क है और हमारा सामाजिक कार्यकर्ता होने की एक सार्थकता है। तो ये कुछ ऐसे गुण थे जो सदाबहार सभी में होना ही चाहिए। लेकिन नेतृत्व संभालने से पूर्व की तैयारी क्या होना चाहिए? वैसे तो आप इन सब गुणों को इधर उधर आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, लेकिन कुछ डिफरेंट कैटेगरी मैंने अपने हिसाब से बना ली है, क्योंकि 16 का संख्या मेरे को पूरी करनी है। अभी मैंने आपको 5 संस्कारों के बाद 5 गुणों के बारे में बताया। अब मैं आपको बताने वाली हूँ और दूसरे 5। पहला, आपका शालीन व्यवहार होना चाहिए। चेहरे पर हमेशा इसी का सब विषय है, मुस्कुराहट रहे, वाणी मधुर रहे, पहनावा आपका शालीन हो। तो इस तरीके से शालीनता से आप पेश आए, क्योंकि आप अपने संगठन का प्रतिनिधित्व करती हैं। आपकी छवि से दूसरे लोग आपके संगठन को जानते हैं। कभी कभी हम कुछ शब्द बोलते हैं, उससे व्यक्ति को समझ में आ जाता है कि ये कौन से संगठन से जुड़ा हुआ है या कौन से परिवार से है। बच्चा घर का आईना होता है, उसी तरीके से हमारा कार्यकर्ता भी हमारी संगठन की पहचान है। तो संगठन की छवि अच्छी बने रहे, हमारे संगठन की, जैसे राष्ट्र की बात हम करते हैं कि हमारे राष्ट्र की छवि बाहर विदेशों में अच्छी बनाने वाले भी हम ही हैं और खराब बनाने वाले भी हम ही हैं। तो ये हमारा दायित्व है कि हम शालीनता के साथ अपने व्यवहार को रखें। दूसरा जो बहुत जरूरी है, संगठन की जानकारी होना चाहिए। जिस संगठन में आप जा रहे हैं उसकी क्या उद्देश्य है, किस कारण से वो बना है, उसके सदस्य कौन से हैं, हम उसमें एडजस्ट हो पाएंगे कि नहीं, हम वहां अपना काम कर पाएंगे कि नहीं, ये सारी जानकारी हमको कर लेना चाहिए। और खास तौर से नेतृत्व संभालने से पहले इसलिए कि जो भी ड्यूटी हमको मिलने वाली है वो हम निभा पाएंगे कि नहीं, इसकी पूरी छानबीन कर लेना चाहिए। उसका नियम क्या है, विधान क्या है, इतिहास क्या है, ये सारी चीजें समझ लेनी चाहिए। तीसरा है सहकारिता की प्रवृत्ति। सबका साथ सबका विकास एक बहुत ही कॉमन, क्योंकि बिना टीम के कोई कार्य होता नहीं है। तो टीम वर्क की भावना हमको रखना चाहिए। अकेला व्यक्ति कुछ कर नहीं सकता है, बिना टीम के काम कभी सफल नहीं हो सकते हैं। इसलिए टीम भावना, टीम को साथ रख के काम करने का गुण होना चाहिए। एक सूक्ष्म दृष्टि होना चाहिए। सूक्ष्म दृष्टि यानी हम जब कार्यों का वितरण करते हैं, क्योंकि शक्ति का विकेंद्रीकरण तो होना ही चाहिए, और जब हम काम करते हैं तो हमको लगता है कि कौन किस काम को अच्छे से कर पाएगा। ये देखिए, ऐसा है कि हर व्यक्ति में सारे गुण नहीं होते, किसी किसी में कुछ विशेष गुण होते हैं। तो जिसमें जो विशेष गुण है उस तरह की जवाबदारी अगर उसको दी जाती है तो वो उस काम को बहुत अच्छे ढंग से कर सकता है। तो नेतृत्व जो होता है उसको सूक्ष्म दृष्टि होना जरूरी है, कार्यों का विकेंद्रीकरण जरूरी है। फिर आगे का है श्रमशीलता, क्योंकि श्रम ही पूजा है। आप कंफर्ट जोन में रहकर काम करना चाहेंगे तो नहीं होगा, आपको श्रम करना ही पड़ेगा। जब आपको जवाबदारी दी जाती है तो कभी कभी धूप में भी बाहर निकलना पड़ता है, कभी बहुत ठंड होती है तो भी जाना पड़ता है। तो इसके लिए हमारी मानसिक तैयारी होती है। हमको हमारी सारी सुख सुविधाएं घर में मिलती है, तो ऐसा नहीं है कि वैसी सुविधाएं सब जगह मिले। जब भ्रमण पर जाती हैं, प्रदेश के पदाधिकारी हैं या राष्ट्रीय पदाधिकारी जाते हैं, तो आपके घर जैसी सुविधाएं सब जगह मिले आवश्यक तो नहीं है ना। लेकिन हम उसी में एडजस्ट होने की प्रवृत्ति रखें और उस चीज को समझे, उस परिस्थिति के हिसाब से अपने आप को भी थोड़ा सा मोल्ड करें। नहीं तो आपके बारे में जो भी सोच लोगों की बनेगी, अच्छी सोच बने, ये प्रयास रहे। समयदान,
बहुत जरूरी है। आपके पास कई बार ऐसा होता है, लोग अपना दायित्व ले लेते हैं और समय ही नहीं होता उसके पास, और उसके पास कई बहाने होते हैं। आज घर में मेहमान आ गए, मैं मीटिंग में नहीं, मेरे बच्चे को बुखार आ गया, मैं वो नहीं कर सकती। बहुत इमरजेंसी बात अलग है, लेकिन छोटे छोटे बहाने अगर बनाते हैं तो आपको भैया दायित्व नहीं लेना चाहिए था। दायित्व लेते हैं, 3 साल का दायित्व होता है, तो आपकी प्राथमिकताएं वो होनी चाहिए। इसका मतलब मेरा ये नहीं है कि जब आपको घर की प्राथमिकता ज्यादा महसूस होती है तो आपको घर संभालना चाहिए, लेकिन आप जब कोई दायित्व लेते हैं तो आप 2-3 साल का अपना सारा चीज देख लेते हैं कि मेरे घर में मैं घर से जा सकूंगी, बाहर समय दे सकूंगी कि नहीं, ये सब देख लेना चाहिए। इमरजेंसी बात बिल्कुल अलग है, यहाँ मैं इमरजेंसी की बात नहीं कर रही हूँ। और दूसरा है अनुशासन प्रियता। सुखद यात्रा अगर आपको करनी है तो ट्रैफिक के नियमों का पालन करना पड़ेगा। आपको बिना अनुशासन निभाए आप कुछ काम कर नहीं सकते हैं, तो ये अनुशासन, डिसिप्लिन में रहना बहुत जरूरी है। खुद को भी और अपनी टीम को भी डिसिप्लिन में रखना है। ब्यूटी इज ड्यूटी है और ड्यूटी को निभाना ही चाहिए। तो इस तरीके से कुछ बातें ऐसी हैं जो पूर्व तैयारी हमारी मानसिकता बने तो हमें कुछ दायित्व संभालना चाहिए, नहीं तो आराम से साधारण सदस्य रहो। जब इच्छा हुई गए, जब इच्छा हुई वापस आ गए, हमारे पास कोई जवाबदारी नहीं है। तो ये बातें हुई। अब दायित्व लेने के बाद बहुत ही गंभीरता से इस पर चिंतन किया जाना चाहिए, क्योंकि जब दायित्व ले लेते हैं तो आपकी प्राथमिकता वो पद हो जाता है। पद से बड़ा कद होता है, लेकिन जब पद पर आते हैं तो आपको उनके दायित्व निभाना ही चाहिए। जो भी आप 3 साल के लिए काम करना चाहते हैं उसकी स्पष्ट योजना बनना चाहिए कि हम 3 साल में ये काम हमारे संगठन के मार्फत करेंगे। जैसा कि अभी नम्रता ने अपनी समिति का बताया, आशा जी ने अपने 3 साल का खाका खींच लिया कि पहले साल में हम ये करेंगे, दूसरे साल में दूसरा काम करेंगे, कौन सी समिति कब क्या करेगी ये पूरा पूर्व निश्चित कर लिया। तो उसमें बार बार उसमें संशोधन की भी आवश्यकता नहीं रहती है और व्यक्ति भी अपना समय उस हिसाब से एडजस्ट कर लेता है। तो सारी स्पष्ट योजना बननी चाहिए, वार्षिक कैलेंडर बनना चाहिए। अब वार्षिक नहीं, त्रैवार्षिक ही बन गया हमारे यहाँ, तो लेडीज थोड़ी विशेष स्मार्ट है, 3 साल का ही खाका खींच लेते हैं, क्योंकि विजन होना चाहिए हमारा। विजन विदाउट एक्शन इज मेयरली ए ड्रीम। विजन विदाउट एक्शन, विदाउट विजन just passes the time. Vision with action can change the world. तो हमारा एक्शन भी उसी हिसाब से होना चाहिए, हमारा विजन भी उसी तरीके से होना चाहिए। अब उसका दूसरा जो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है कि सही निर्णय लेने की क्षमता। कभी कभी दुविधा में हो जाता आदमी। 5 हमारे पदाधिकारी कह रहे हैं कि हमारे को काम इस तरीके से करना चाहिए, कोई समस्या आ गई तो इसका समाधान ये होना चाहिए, 5 उससे उल्टी राय दे रहे हैं। उस वक्त जो नेतृत्व करता है उसका रोल बहुत ज्यादा हो जाता है कि वो अपना निर्णय लेने की उसमें क्षमता रहनी चाहिए, तभी आप टीम को समझा सकेंगे, कर सकेंगे। और मान लीजिए कोई गलतफहमी हो जाती है तो उसका जल्दी से जल्दी निराकरण करना चाहिए। कोई भी समस्या बीज रूप में जब होती है तो उसको समाप्त करना आसान होता है, लेकिन बीज अगर वृक्ष हो गया और उसकी जड़ें बहुत जम गई फिर उसका समाधान बहुत मुश्किल होता है। ये दिमाग में हमेशा रहना चाहिए कि समस्या आ रही है, इसको अभी का अभी खत्म कर दो, नहीं तो ये बड़ी हो जाएगी तो संभालना मुश्किल हो जाएगा। और इसके साथ ही किसी तरह का बाह्य दबाव को सहन नहीं करना चाहिए। कभी कभी प्रेशर आता है, आप सब लोग समझती होंगी, प्रेशर आता है, फला को मेंबर बना दीजिए, फला को पदाधिकारी बना दीजिए, फला को इस कार्यक्रम को मैं इसके लिए आपका ऐसा सहयोग करूंगा तो आप मेरे को इस तरह का कार्यक्रम हाथ में ले लीजिए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत ही विवेकपूर्ण निर्णय लेने की क्षमता नेतृत्व में होनी चाहिए और आपका जो भी ध्येय है, जो भी उद्देश्य है, उसके प्रति निष्ठा भाव रहना चाहिए। क्योंकि आपका कार्यकाल में आपके जो सोचा वो होना है, तो इस तरह की प्रवृत्ति आप में होना बहुत आवश्यक है। उसके बाद साहस होना चाहिए, साहस, रिस्क लेने की क्षमता। क्योंकि जिस तरीके से हम देखते हैं बिजनेस में कई तरह की रिस्क ली जाती है तो ही हम रिस्क कर पाते। संगठन में भी ऐसा ही होता है।
कई बार कोई चुनौतियां सामने आ जाती है। अरे सबसे बड़ा उदाहरण तो हमारा अभी कोरोना काल, ये साहस की बात थी। हम साल भर कहीं मीटिंगें नहीं कर पाते अगर ये सुविधाओं का लाभ नहीं लेते। ये भी एक तरीके से साहस किया ना हमने, शुरुआत करी कि हम ठीक है जूम पर मीटिंगें लेंगे। समस्या आई होगी कि हमारी बहनें कैसे समझेगी, कैसे छोटी छोटी जगह से जुड़ेगी, लेकिन सबने बहुत सहजता से और सब आपने चुनौती को स्वीकार करा, साहस किया, तो सब बहनें उससे लाभान्वित भी हुई और मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा खुश भी हुई कि हमने बहुत अच्छी चीजें सीख ली है। बिना बाहर गए हम इतना लोगों से मिल रहे हैं, इतना काम कर रहे हैं। तो ये साहस लेने की क्षमता होनी चाहिए और चुनौती को अवसर में बदलने की क्षमता होनी चाहिए जो हम कर रहे हैं। अब उसका होता है कि एक वस्तुनिष्ठ व्यवहार होना चाहिए। आगे का जो है वस्तुनिष्ठ मतलब कच्चे कान के नहीं बने। कई बार क्या होता है, आदमी बहुत ही कच्चा कान का हो जाता है, जिसने जैसा कहा उसकी बात मान जाता है और दूसरे की बात सुनता भी नहीं। तो कोई भी कोई बात करता है तो एक चाणक्य की एक कथा मैंने कहीं पढ़ी थी उसके दोस्त के साथ। तो उसने दोस्त से ये कहा कि तुम्हें कोई भी कोई बात कहे तो तुम्हें छन्नी परीक्षण करना चाहिए। बहुत ही प्यारा शब्द है छन्नी परीक्षण, कि जो कुछ वो कह रहा है वो सत्य है कि नहीं, इसकी छानबीन आपको करना जरूरी। दूसरी बात, वो जो व्यक्ति सामने वाला कुछ कह रहा है उसमें कुछ अच्छा ही है कि नहीं, नहीं तो वो कुछ बात करने के लिए बात कर रहा है, उसमें अच्छा ही ढूंढो कि वो बात कह रहा है, मैं अगर इसको मानूंगी तो उसमें किसी का भला होगा कि नहीं। तीसरी बात, जो भी वो कह रहा है उसकी उपयोगिता हमारे लिए है कि नहीं, उस समय के लिए, उस संगठन के लिए उसकी उपयोगिता है कि नहीं। इस तरीके से हम उसका पूरा परीक्षण करें और उसी के बाद उसकी बात को समझें। नहीं तो कच्चे कान के रहेंगे तो हमको बहुत दुविधा में हम हो जाएंगे, किसकी बात मानूं किसकी नहीं मानूं, बहुत आपको मानसिक परेशानी हो जाएगी। दूसरा, किसी तरह का पूर्वाग्रह पाल के नहीं चलना चाहिए, ये व्यवहार का ही। इसमें निष्पक्षता भी होना बहुत जरूरी है। पक्षपात अगर देखने को मिलता है तो हमारे कार्य से अपने विमुख हो जाते हैं। निष्पक्ष भाव रखना चाहिए। उस टाइम हो सकता है किसी को अच्छा लगे किसी को बुरा लगे, लेकिन जब ये समझता है कि फला व्यक्ति निष्पक्ष बात करता है तो उसका एक इमेज उस तरीके से बन जाती है और आदमी फिर उससे बात करना पसंद करता है, उससे राय लेना पसंद करता है। तो निष्पक्ष भाव रहना चाहिए। एक चीज और है, संगठन में हम बॉस नहीं है, हम कमांडर नहीं है, हम लीडर हैं। लीडर और कमांडर में बहुत फर्क है। कमांडर आदेश देता है, लीडर लोगों की बात को लोगों के मन की बात को आपके सामने रखता है, उसमें एक अलग सा भाव रहता है। तो उसमें हम हमारे साथ जो भी लोग हैं, जैसे मान लीजिए राष्ट्रीय संगठन है और उसके साथ प्रदेश संगठन जुड़े हुए हैं, प्रदेश संगठन के साथ जिले संगठन जुड़े हुए हैं, आपको उनसे काम लेना है। कभी कभी तरह तरह के आइडियाज आते हैं, तो लीडर का ये ड्यूटी बनती है कि बहुत ज्यादा भी उसको शिकंजा न कसे कि सामने वाला बिल्कुल ऐसा लगे कि मैं तो इनके अधीन रह के काम कर रहा हूँ, और न इतनी छूट दे दे कि वो बिल्कुल ही अपने आप में स्वतंत्र हो जाए, अपने को ही बादशाह समझने लग जाए। तो एक संतुलन की बात करें तो आपकी टीम एक संतुलन में रहेगी। और एक बहुत बड़ी बात है कि हम उत्साह बढ़ाने का काम करते रहें, क्योंकि उत्साह एक संजीवनी है। अपनी टीम पर गर्व करें, सारा श्रेय अपनी टीम को दें कि ये टीम है तो हमारा काम इतना अच्छा हुआ। बाकी लीडर कहेगा कि नहीं मैंने बहुत अच्छा किया इसलिए अच्छा हुआ, तो फिर टीम तो नाराज होगी ना। तो सारा श्रेय टीम को दें, उस पर गर्व करें, तो आपकी टीम हमेशा आपके साथ रहेगी। फिर अगला जो गुण होना चाहिए उसका, तो उसको उत्तरदायी होना चाहिए किसी भी काम के लिए। देखिए काम टीम करती है, कभी कभी टीम से गलतियां भी होना स्वाभाविक है। और अगर लीडर ये कहे कि फला कार्यकर्ता के कारण ये काम खराब हुआ, तो ये अच्छी बात नहीं है। उसके गलती का दायित्व तो आप खुद पर ले रहे हैं, तभी तो वो कार्यकर्ता जुड़ेगा। कोई कार्यकर्ता करा है तो उसको एकांत में उसको समझाए कि भाई इस गलती से ये नुकसान हुआ है, पब्लिक में उसकी गलती कभी ना बताए। बहुत ही गूढ़ बात है, कभी कभी हमारे मीटिंगों में हम एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगता है कि इसने ऐसा कर लिया इसलिए ऐसा हो गया, तो ऐसा नहीं है। लीडर सारी गलतियों को अपने ऊपर लेवे और जो भी काम अच्छा हुआ है उसको श्रेय दान करें।
श्रेयदान, उसका उत्साह बढ़ाएं, उसका सारा श्रेय अपनी टीम को दें और उसकी अहमियत को समझें। उसके मन में हमेशा ये भाव होना चाहिए कि टीम को ऐसा लगे कि हमारी अहमियत है, हम भी कुछ हैं, सारे निर्णय हमारे हैं, कार्य हमारा है। तो ये जो अपनत्व का भाव जब आएगा ना, तो वो काम संगठनों में बहुत अच्छा होगा। लास्ट, मेरे ख्याल से आप लोगों ने लिखे हैं और गिने हैं तो हो गया होगा, तो स्व नियंत्रण, अपने आप पर नियंत्रण करना। अभी स्व प्रबंधन की बात विमला जी ने कही, तो हमें कई बार कुछ काम हमको व्यक्तिगत रूप से ठीक नहीं लगते हैं, लेकिन हमारी पूरी टीम चाहती है कि उस काम को किया जाए, तो वहां फिर हम अपना अहम नहीं रखें। ठीक है, ज्यादा लोगों की इच्छा है, वो काम करना है, वो योजना हाथ में लेना है, तो टीम की बातों को माने और उस पर विश्वास करें और अपने को भी दूसरे हम पर विश्वास कर सके, ऐसा स्वयं को बनाए। क्योंकि बहुमत का निर्णय स्वीकार करना बहुत जरूरी है। उस वक्त हम दिल को मस्तिष्क पर सवार नहीं होने दें। दिल होता है भावनाओं का खेल और मस्तिष्क होता है विवेक। तो संगठनों में भावना भी कहीं कहीं चलती है, लेकिन कभी कभी विवेक से काम करना पड़ता है। तो हम विवेक को महत्व देवें उस वक्त जब जिसका महत्व ज्यादा है। दिल का महत्व से बात करें, भावना विवेक का महत्व है तो विवेक से काम करें। और इसके लिए नियंत्रण, नियंत्रण के लिए बड़े अच्छे 3 वाक्य हैं, मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी। 3 टी से शुरू होने वाला है। गार्ड 3 टी फॉर लाइफ। गार्ड योर थॉट्स व्हेन यू आर अलोन। अपने अकेले में आप चिंतन करिए, विचार करिए, सोचिए। गार्ड योर टंग व्हेन यू आर इन पब्लिक। जब आप जनता के सामने हैं, पब्लिक में है, तो आप अपने जबान पर थोड़ा कंट्रोल करिए, मतलब उसकी रक्षा करिए। ऐसा नहीं कि आपकी जबान से कुछ भी शब्द निकल गए। तो ये सोचना बहुत जरूरी है कि मैं कहाँ क्या शब्द बोल रहा हूँ। जो जितना बड़ा होता है जिसका कद, उसकी बात का उतना ही ज्यादा महत्व होता है, क्योंकि व्यक्ति उनके शब्दों को पकड़ लेता है। तो बहुत सोच समझ के बोला जाना चाहिए। तीसरा है गार्ड योर टेम्पर व्हेन यू आर इन फैमिली। जब आप परिवार के साथ होते हैं तो अपने स्वभाव पर, अपने टेम्परेचर पर थोड़ा सा नियंत्रण रखिए, उसकी रक्षा करिए, तो वाद विवाद से बचेंगे, घर में शांति रहेगी। तो इस तरीके से 3 टी का फार्मूला आप याद रखिए, तो आपको एक सहज व्यक्तित्व के रूप में आपको पहचाना जाने लगेगा और आप एक अच्छे लीडर बन सकेंगे। लीडर का मतलब सिर्फ अध्यक्ष होना या सेक्रेटरी होना या बहुत बड़ा पदाधिकारी होना नहीं है। हमारा छोटा सा समूह है, आपकी किटी पार्टी भी चलती होगी, तो किटी पार्टी में भी आप अपना कुछ लोग नेतृत्व करते हैं, लोग उनसे सलाह मांगते हैं कैसे करना चाहिए, उनसे दिशा लेना चाहते हैं। तो ये नेतृत्व के गुण हर जगह काम आते हैं। तो मैं इन 16 बातों को आपके सामने रखा है। ये इन 16 बातें आपके व्यक्तित्व में पूरी तरीके से निखार ला देगी, ऐसा मेरा सोचना है। और आखिर में ये बात कहते हुए कि व्यक्ति पानी से नहाता है तो सिर्फ कपड़े बदलता है। व्यक्ति पानी से नहाता है तो सिर्फ कपड़े बदलता है। अगर व्यक्ति पसीने से नहाता है तो वो इतिहास बदलता है। तो जब जो जितना परिश्रम करेगा वो अपना इतिहास बनाएगा। इसी तरीके से एक अच्छे व्यक्तित्व के रूप में, अच्छे इंसान के रूप में, अच्छे लीडर के रूप में, अच्छे कार्यकर्ता के रूप में हम सबकी छवि अच्छी रहे और हम अपने संगठन में अच्छे से अच्छा काम करते रहें। इसी मनोभावना के साथ मैं धन्यवाद देती हूँ गुजरात प्रदेश के सभी पदाधिकारियों का, मंगल जी को और विशेष रूप से प्रतिभा जी को, उन्होंने याद किया और उनकी सेवा में हम हाजिर हुए और अपने मन की बात कुछ कहने का प्रयास किया। क्योंकि अब जो समय आ रहा है उसमें हमेशा कहने की बहुत आवश्यकता है। आप लोग सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और समय कुछ अधिक ले लिया है क्षमा, लेकिन ये मेरी मजबूरी भी थी। आपने समय बहुत लेट भी दिया और थोड़ा विषय भी 2 दे दिए, तो इतना इस क्षमा याचना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय महेश। आपका मैं किन शब्दों में धन्यवाद करूं ये मैं समझ नहीं पा रही हूँ। असल में आपको सुनने की उत्सुकता तो हम सब में थी और मेरी तो विशेष रूप से आप बहुत अच्छे से जानते हैं, मैं हमेशा ही आपको सुनना बहुत पसंद करती हूँ।
आपने आज हमें बहुत छोटी छोटी गूढ़ बातें, मतलब जो बहुत सहजता से हम लोग ग्रहण कर सकते हैं, वो बताई है। तो मतलब कई बार पता सबको होता है, ऐसा भी रहता है, पर किससे आप सुन रहे हैं उस चीज को, तो आप बहुत जल्दी ग्रहण कर लेते हैं, ऐसा मेरा मानना है। तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी। मैं जानती हूँ आप भी बहुत व्यस्त रहते हैं, पर आपने मुझे सिर्फ एक टेलीफोन, अगर आपको थोड़ा सा समय हो तो हमें खुला मंच रखा है, अगर किसी की कोई जिज्ञासा हो तो अपन उसको ले लें। वो मेरे समय में काउंट नहीं होएगा। नहीं नहीं, आपके लिए तो हम अभी और भी समय को प्रोलॉन्ग कर सकते हैं। समय सीमा में अपनी बात कहूँ। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं सब यहाँ इस सभागार में उपस्थित सभी मेरा बहनों से अनुरोध है, अगर आप अभी गीता जी ने नंबर इस मीटिंग में से, तो अगर आप लोगों के मन में कुछ भी जिज्ञासा है जानने की, तो आप अवश्य पूछ सकते हैं, और वो लोग बहुत खुश होंगे आपकी जिज्ञासा को शांत करके। आप अपने जिसने भी पूछना हो प्लीज अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। ऐसा है, आवश्यकता नहीं रहती है, या तो वो व्यक्ति जिसको सब कुछ मालूम होता है तो पूछना नहीं है, या फिर किसी को कुछ लेना देना ही नहीं है। नहीं आंटी, ऐसा नहीं है, बहुत अच्छे अच्छे इसमें है ना चैट बॉक्स में मैसेजेस आए हैं। नहीं, ऐसा है, आपने इतना अच्छे से हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल बोलिए। गीता जी, सबसे पहले प्रणाम, नमस्कार। मैं अंजना बियानी। ये जो बात आपने बोली ना, उससे मेरे को हंसी आई और मेरे को बोलना पड़ा। आपने सब कुछ इतने सुंदर ढंग से समझाया। आपने जैसे गागर में वो सागर भर दिया पूरा, वो सत्सैया के दोहरे देखन में छोटे लगे और गाँव करे गंभीर। मैं आपकी हर बात पे जब से मनन कर रही हूँ, लगातार सुन रही हूँ। मेरे को सिर्फ इसीलिए बोलना पड़ा, आपने कहा या तो मतलब नहीं है या समझ नहीं आया। मैंने कहा दोनों बातें नहीं है, समझ भी आया और मतलब भी है, लेकिन हर कुछ इतना परिपूर्ण था कि कुछ पूछने की जरूरत मेरे को नहीं महसूस हुई। धन्यवाद। ऐसा परिपूर्ण तो कभी होता ही नहीं है, कभी नहीं होता है, पर समय के हिसाब से अपने को कहीं लिमिटेशंस लगानी पड़ती है, और बातें वही रहती है। सिर्फ बार बार सुनते रहने से थोड़ा सा वही होता है ना कि रिव्यू हो जाता है। बिल्कुल सही, पर आपका कहने का तरीका, समझाने का तरीका बहुत खूबसूरत था। बात मैं भी कहना